टोटम जूत इसलिए बाज रहा है कि अब ये ना तो राज में जो इनके देवीलाल परिवार के बड़े जितने चेहरे थे वो सारे चुनाव हार गए। ठीक है, अगर ये चुनाव जीत जाते तो कोई नहीं कहता। पिछली बार 4.5 साल दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, 5 साल रणजीत सिंह प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। किसी ने भी एक दिन नहीं कहा कि भाई ये परिवार इकट्ठा होना चाहिए। ठीक बात है। किसी ने भी नहीं कहा ना। सही बात है। कि भले ही इस बात को बीजेपी वाले ना माने, लेकिन 2018 में जब दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बनाई, राइट है, तो उसका सीधा सीधा फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो जाट और जो किसान वोट था वो बट गया, जो नाराज वोट था। ठीक है, हाँ, जो नाराज वोट था वो बट गया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर मजबूत अगर किसी परिवार को कहा जा सकता तो वो देवीलाल परिवार को कहा जा सकता। अगर संख्या बल के आधार पर भी देखें, आज एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य इसी परिवार के हैं जो हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। और जब से ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है, तब से एक चर्चा ने निरंतर जोर पकड़ा है कि अब परिवार को एक हो जाना चाहिए, एक ताकत बन जाना चाहिए। और जब परिवार एक ताकत बन जाएगा तो वो देवीलाल का जो सपना था उसको साकार कर पाएंगे। समय समय पर ये चर्चाएं चलती रहती हैं, परंतु यह जो चर्चाएं हैं ये कभी किसी समाधान की तरफ या किसी अंतिम पायदान पर जाती हुई कभी दिखाई नहीं दी। और अब इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा को जन्म दे दिया प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि देवीलाल परिवार एक हो जाए। और यहाँ पर काफी सारे लोगों को यह लगता है कि बीजेपी के मुख से ये बातें निकली तो कहीं इसके मायने हैं। क्या सही में बीजेपी चाहती कि देवीलाल परिवार एक हो जाए, या यहाँ पर भी कोई कोई राजनीतिक एजेंडा है? यह सारी चर्चा हम लोगों को समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए जी, नई चर्चा को जन्म दे दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने जी। उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि देवीलाल परिवार एक हो जाए जी, एक हो जाना चाहिए। और उसके बाद अभय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया भी आई, अजय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया भी आई और सुनैना चौटाला की भी प्रतिक्रिया आई। उनका एक सुर में सभी का ये कहना था कि बीजेपी वाले अपने घर की तरफ देखें, एक होना है, कब होना है, ना होना है, वो काम हमारा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी सही में चाहती कि देवीलाल परिवार एक हो जाए? देखो, असली बात तो ये है कि जब परिवार में दो भाई अलग अलग होंगे तो वो यूं कहते हैं ना, चाहे वो गांव में हो जाओ, वे स्वाद लेनी बहुत होंगे। ठीक बात। मजे लेने वाले बहुत होते हैं, तो मजे लेने वाले मजे लेंगे। और अगर ये घर ना पाटता इनका तो कुछ भी नहीं होना था। ना तो मनोहर लाल खट्टर को कोई बयान देने की जरूरत थी, ना किसी और की कोई अहमियत रहती, ना इन्होंने सफाई देने की जरूरत थी। ये अच्छा, एक चीज और भी है, अगर ये राज में भी आ जाते, वो ये कहते हैं ना कि टोटम जूत बाज है, तो टोटम जूत बाज रहे हैं। टोटम जूत इसलिए बाज रहा है कि अब ये ना तो राज में जो इनके देवीलाल परिवार के बड़े जितने चेहरे थे वो सारे चुनाव हार गए। ठीक है, अगर ये चुनाव जीत जाते तो कोई नहीं कहता। पिछली बार 4.5 साल दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, 5 साल रणजीत सिंह प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। किसी ने भी एक दिन नहीं कहा कि भाई ये परिवार इकट्ठा होना चाहिए। ठीक बात है। किसी ने भी नहीं कहा ना। सही बात है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई ठीक है, राज में चल रहा है मामला। कुछ एक जो अभय सिंह चौटाला के साथ थे वो विपक्ष में थे, और तब अभय सिंह भी जीत रहा था। पिछली बार और इस बार में अंतर क्या है कि पिछली बार जो इनके 3 धड़े हैं इस परिवार के, तीनों धड़ों के जो मुख्य चेहरे हैं तीनों चुनाव जीत रहे थे। अभय चौटाला, रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला। इस बार तीनों हार गए, तो टोटम तो जूत बाजेगा। सही बात। तो टोटम जब जूत बाजेगा तो दूसरे लोग मजे भी लेंगे, वो मजे ले रहे हैं। एक कहावत और भी टोटम जी, वो कई बार टोटम में जलेबी भी खाई जा रहा है जी, तो इनमें कोई जलेबी तो नहीं खा रहा। नहीं, जलेबी तो कौन खा रहा है, अब तो ये आपस में इनकी ये हालात हो चुकी है, खा चुका है।
खा चुका है, वो तो टाइम जा लिया। अब दुष्यंत के तो वो पच भी नहीं रही, ऐसी हालात हो रही है। वो पचाने के लिए विदेशों में जा रहा है, ठीक है ना। हरियाणा में कम रह रहे हैं, बाहर ज्यादा रह रहे हैं। अब उसको तो ढूंढ रहे हैं लोग, भाई कहीं दुष्यंत चौटाला मिल जाए। पिछले 6.5 महीने में अगर हरियाणा प्रदेश की राजनीति के जितने बड़े चेहरे हैं उसमें सबसे ज्यादा कोई नदारद है तो 2 आदमी हैं, या तो दुष्यंत चौटाला या डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, आम आदमी पार्टी वाला। लेकिन भाई आम आदमी का तो चलो हरियाणा में कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं दिख रहा लोगों को। यहां तक कि अपने जन्मदिन पर नहीं मिला, यहां तक कि जब चौधरी देवीलाल जिसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं उसकी पुण्यतिथि के उसमें नहीं आए, वो पार्टी भी चौधरी देवीलाल के नाम, बिल्कुल उसमें भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो मनोहर लाल खट्टर, ये तो शुरुआत है। अभी खट्टर साहब कह रहे हैं, कल और भी कहेंगे कौन कोई, ठीक है ना। जब झूठ बाजता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है प्रद्युम्न भाई, क्या सही में बीजेपी इस परिवार को एक करना चाहती है, ये यहाँ पर भी कोई कोई राजनीतिक स्टंटबाजी? देखो सीधी ही बात है, कोई राजनीतिक पार्टी हो वो हमेशा अपना फायदा देखती है, बे हमारे को क्या फायदा है। और इस बात में भी कतई कोई दो राय नहीं है कि भले ही इस बात को बीजेपी वाले ना माने, लेकिन 2018 में जब दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बनाई, तो उसका सीधा सीधा फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो जाट और जो किसान वोट था वो बट गया, जो नाराज वोट था, ठीक है, हाँ, जो नाराज वोट था वो बट गया। अब भी वही हालात है। अब इसमें प्रद्युम्न डबल फायदा नहीं हुआ। देखिए, जो बीजेपी से नाराज वोट था जी, उसको कहीं और जाके पढ़ना था। बिल्कुल, यानी कि वो तो विकल्प के रूप में गिर रहा था ना, भाई हमें बीजेपी को हटाना है, वो जा पड़ा दुष्यंत को जी, और दुष्यंत बाद में आगे इनके साथ है, इनको तो बेनिफिट इस तरह भी तो हुआ, इनका राज बन गया, राज बन गया इनका। अगर दुष्यंत चौटाला उस समय अलग ना होते तो क्या पता बीजेपी की 40 सीट आती ना आती। ठीक बात है। सबसे बड़ी बात तो ये थी ना, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से जीते थे। सही बात है। वो हार जाते, और ये क्या पता 30 से नीचे आ जाते, 30 से नीचे आती इनका सरकार नहीं बनती। सरकार नहीं बनती। तो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो वो अपने फायदे के हिसाब से सारे सिस्टम गेम सेट करती है। और इसमें प्रद्युम्न भाई देखिए सच्चाई कितनी, ये तो लोग जाने। इसमें खबरें यहाँ तक भी आती है कि बहुत बड़ा रोल परिवार को तोड़ने में इन्हीं लोगों का रहा है। देखो, मनोहर लाल खट्टर ने जो अभी बयान दिया, उन्होंने ये बयान तब क्यों नहीं दिया जब दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों अलग अलग हो रहे थे। सही बात है। उस समय भी तो 2018 में भी तो ये बयान दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। सही बात है। अब तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब बीजेपी को फायदा किस चीज में है? अब अगर सही मायने में सोचा जाए तो बीजेपी को फायदा है इनके इकट्ठे होने में, क्योंकि अगर ये इकट्ठे होंगे तो एक तरफ कांग्रेस भी लड़ेगी, दो तरफ फिर बट जाएंगे वोट। वरना आज हालात क्या है, आप देखो जेजेपी की कैंडिडेटों कितने कितने वोट आए पूरे हरियाणा में, ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल के 15 सीट आप छोड़ दो, बाकी जगह हालात देख लो। अब भी एक बार फिर से वही माहौल है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी कि ये तो है नहीं कि सारा हरियाणा उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो बाल बाल से सरकार बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत कम मार्जिन से सरकार चल रही है। कल को अगले चुनाव में क्या हो, और इस बार तो सरकार इसलिए बनी कि कांग्रेस ने गलत टिकटें बांट दी, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जिसकी वजह से ये हालात बनी। बिल्कुल। अगली बार क्या पता कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख ले क्या पता कांग्रेस जमीनी, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मैं जो है जमीनी लोगों को टिकट दूंगा, अगर वो दे दी तो ये भारतीय जनता पार्टी तो खुद के सर्वेज में इनके 20, 22, 25 तक अटक रही थी, ठीक है, आखिरी दिनों में जाकर के भी 30, 32, 35 तक थी। और अब हालात ये है कि अगर ये जो परिवार है, अब बीजेपी को फायदा कहाँ है? अगर ये अलग अलग रहे तो सबको ये पता है कि दुष्यंत चौटाला की रेरे माटी हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला खुद ही चुनाव हार गए, उनका भी कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं बचा। उस हालात में बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। उसको कांग्रेस के पक्ष में पूरा वोट ना जाए, उससे रोकने के लिए एक नया पैंतरा फिर फेंका गया, और वो पैंतरा यही है कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है, क्योंकि राजनीतिक आदमी कभी कोई ऐसा बयान नहीं देता। खट्टर साहब को क्या लेना देना उनसे?
अगर सोचा जाए, पता नहीं कितने परिवार न्यारे न्यारे होते हैं राजनीति में। मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, वो राव इंद्रजीत सिंह को क्यों नहीं कह रहे कि भाई जो आपके भी दो भाई हैं, जो एक कांग्रेस में है और दूसरे की भी कांग्रेस से ही नजदीकी हैं, उनको आप ले आओ। नहीं करे ना। वो किरण चौधरी को क्यों नहीं करे कि आप अपने जेठ को और अपने जो है भतीजे को ले आओ। वो कुलदीप बिश्नोई को क्यों नहीं करे कि आप अपने भाई को ले आओ, चंद्रमोहन बिश्नोई को। ठीक बात है, ठीक है ना। वो चौधरी देवीलाल के परिवार को जो इकट्ठा करने की बात है, वो कहीं ना कहीं यही फिर दिखा रहा है कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये कुछ ना कुछ % वोट ले लेंगे। क्योंकि आज तक के हरियाणा प्रदेश में कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन चौधरी देवीलाल के नाम से जो वोट पड़ता है वो 17-18% के आसपास वोट आज भी पड़ता है। ये ठीक है कि कई बार हालात बिल्कुल ही खराब हो जाएं, जैसा इस चुनाव में होगी, उसके बावजूद इनेलो 15 सीटों पर तो ठीक ठाक पोजीशन में रही है। और उस हालात में अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की तो एक सीधी ही रणनीति है। आज उसके पास बीजेपी क्यों राज में आई, बहुत सोचने वाली बात है। बीजेपी मैनेजमेंट और मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी, इन 3 चीजों पर ही चल रही है। काम करने को तो बताओ मनोहर लाल खट्टर ने कितना विकास कार्य करवाया, या नायब सिंह सैनी को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, उन्होंने कितने विकास कार्य करवा दिए, और लोग ना ही विकास पर वोट डाल रहे। ठीक है ना। वो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं पर वोट डालते हो कि भाई ना तो कैप्टन अभिमन्यु हारते, बहुत नेता है जो नहीं हारते, कई सारे नेता नहीं हारते। ठीक है ना। अब मेन चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम सेट कर लेती है कि भाई इस विधानसभा में हमारे को 30% वोट मिलेगा। आइडिया सबको लग जाता है। जब 70% लोग हमारे खिलाफ हैं जो वोट डालेंगे, जीतते कैसे? तो उसका एक ही तरीका है कि इनको 3 दड़ों में बांट दो। अगर तीनों को 20-20, 22-22, 25-25% मिल गया तो जीत गया 30 वाला। सही बात है। यही तो स्ट्रेटेजी काम किया। अब उचाणा में अगर ब्रिजेंद्र सिंह हारे 32 वोटों से, तो उसका और क्या रीजन है? अच्छा, इसमें प्रद्युमन भाई एक बात, क्या बीजेपी को यह डर सता रहा है कि जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस पार्टी 39% वोट लेगी जी, और थोड़ा सा माइनर से मार्जिन से बीजेपी की सरकार बनी जी, क्या अगली 12,000 कुछ वोट टोटल, क्या अगली बार ये सारा वोट है अगर हुड्डा जी के साथ या कांग्रेस के साथ लामबंद हो गया तो आप राज्य से बाहर हो जाओगे, इसलिए देवीलाल परिवार को एक कर दो? नहीं, भय तो है। जो राजनीतिक पार्टी है, इस बार भी क्या था, कांग्रेस का खुद का तो कोई दमखम था ही नहीं। लोग इतने बीजेपी के खिलाफ हैं, जो लोग खिलाफ हैं उनको केवल ये देखना है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, वरना कांग्रेस ने कौन सी मेहनत की थी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे प्रद्युमन भाई, ऐसे बुजुर्ग आपको भी मिले होंगे, कई लोग है ना जो हरी पगड़ी में, कई बुजुर्गों को ऐसे जानता हूँ मेरे क्षेत्र में, उन्होंने जब से उनका वोट बना है ना, वो देवीलाल परिवार के अलावा वोट नहीं डालते। इस बार उन्होंने कांग्रेस को वोट डाला, बिल्कुल डाला, और ये कह के डाला कई बुजुर्गों तो बोला भाई मुंह फेर के डालेंगे। हाँ, ऐसे मुंह फेर के उन्होंने बटन दबाया। लेकिन इसका इलाज करना बीजेपी का, ये मतलब उनकी वर्डिंग है। हाँ, और कांग्रेस इस मुकाबले में कि हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, और ये भी नहीं है कि भाई कांग्रेस वाले उनका कोई फायदा कर रहे हैं। हाँ, यस। कई बार राजनीति में लोगों का माइंड सेट ऐसे हो गया, उन्हें कोई मतलब नहीं कांग्रेस फायदा करो, क्या पता वो बीजेपी से भी ज्यादा नुकसान कर दे उनका। सही बात है, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग में ये चीज बैठ रही है भाई बीजेपी हमारा भला नहीं कर सकती, इसलिए हमने जो इसको हराएगा उसको वोट डालेंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस के ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीत गए जिनका कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक बात है। जबकि बीजेपी के वो लोग हार गए जो बहुत बड़े बड़े पदों पर थे। तो क्या मानकर चले प्रद्युमन भाई, मतलब देवीलाल परिवार आगे जाके कोई संभावना बनती कि एक भी हो जाएगा, या फिर ये ऐसे ही चलेंगे? देखो, मेरे को ये लगता है कि जब आदमी में जोश जब तक रहता ना, तब तक वो किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। और आदमी में किसी भी चीज का कोई घमंड जब आ जाए तो भी वो दूसरों को अपने से छोटा समझना शुरू कर देता, वो नहीं मानता। जब सब सिस्टम लुट पिट ले कोई भी हो, उसके बाद उसकी अक्ल ठिकाने आती है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ये चर्चाएं चल रही हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ
आ सकते हैं। सही कह रहे हैं और बड़ी सरगर्मियां हैं। बहुत सरगर्मी। ये वही राज ठाकरे है जो बाला साहब ठाकरे से अलग हुआ, अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से। खूब उसमें उन्होंने बड़े जो है आग फेंकते हुए भाषण दिए। ठीक है, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा वो बन गई। जी जी। लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिए। और हालात ये बनी कि वो बुरी तरह से पिटते पिटते आज ये हालात होगी। और प्रद्युम्न भाई विशेष बात क्या है कि पार्टी किस मुद्दे पर छोड़ी थी? जी, पार्टी इस मुद्दे पर छोड़ी थी, इनको कहा गया बाला साहब ठाकरे की तरफ से कि आप उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दो जी, और घोषणा भी आप करो जी। इन्होंने इस बात पर नाराज होकर पार्टी छोड़ी जी। और अब वही राज ठाकरे ये कह रहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से कोई दिक्कत ही नहीं, इसको कहते राजनीति। वही तो रोला है। अब उद्धव ठाकरे भी लुट पिट लिया। ठीक है, जिस कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बाला साहब ने राजनीति की, क्या बात है, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और सरकार फिर भी चली गई। इससे ज्यादा झुकने वाली और क्या बात होगी? ये प्रमाण है झुकने का कि उद्धव ठाकरे जी कितना झुक गए हैं। कितनी बड़ी बात है। जो मातोश्री है जहां बाला साहब रहा करते, उसमें बाला साहब तो कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे। उस मातोश्री में आकर के लोगों को अपना माथा टेकना पड़ता था। सही बात। अब हालात ये कि उद्धव ठाकरे कभी शरद पवार की हाजिरी मार रहे हैं, कभी राहुल गांधी की मार रहे हैं, और उसके बावजूद राज नहीं आ रहा। दोनों जब लुट पिट लिए तो दोनों का दिमाग ठिकाने आ गया, और उसका हालात ये बनी कि अब क्या पता वो इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जिस शिवपाल यादव ने अखिलेश को अपना नेता मानने से इनकार करते हुए और बगावत कर दी, अपनी पार्टी बना ली, चुनाव लड़ लिया, हार गया, खुद भी हार गए। अखिलेश के भी ये बैम था, भाई मैं पता नहीं क्या कर दूंगा चाचा के बिना। ठीक है, दोनों का बैम निकल गया। अब दोनों फिर होगी इकट्ठे। ठीक है, वही हालात पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल, उसने अपने जो है ताऊ से अलग अपनी पार्टी बना ली। प्रकाश सिंह बादल से पार्टी बना के अपना अलग सिस्टम शुरू कर लिया। वो पार्टी फेल होगी। पंजाब पीपुल्स पार्टी उसने बनाई, पीपीपी। फिर कभी कांग्रेस में, कभी कुछ और कभी कुछ। और अब हालात ये हैं कि सब सिस्टम खुले लाइन है। इसमें एक वही हालात सुखबीर सिंह बादल की आ गई। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, लास्ट में चलो आज ना हो इकट्ठे, कभी ना कभी इनको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये नहीं है क्या प्रद्युम्न भाई? हरियाणा विकास पार्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत हैं जो हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनी जी, और बाद में उन्होंने कांग्रेस में विलय करना पड़ा। हरियाणा में तो ऐसा है, कांग्रेस को जिसने भी छोड़ा है, एक चौधरी देवीलाल के परिवार को छोड़ तो बाकी, चाहे चौधरी बंसीलाल ने अलग पार्टी बनाई, उन्होंने भी मर्ज की। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप ने बनाई, उसने भी मर्ज की। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई विशाल हरियाणा पार्टी, उसने भी मर्ज की। और इसमें एक संयोग और है प्रद्युम्न भाई, जो तीनों परिवारों का आपने नाम लिया, इन तीनों परिवारों ने पार्टी का विलय तो किया कांग्रेस में, और आज ये तीनों परिवार हैं कहां पर? संयोग नहीं, गजब का। सब अलग अलग राजनीति में समय के अनुसार बदलता रहता है। पहले क्या था, सारे बीजेपी में, पहले कांग्रेस में। पहले क्या था, देश में उस समय आजादी के बाद कांग्रेस ही मुख्यतः एक पार्टी थी। हालांकि बहुत सी और भी पार्टियां थी, लेकिन मुख्य रूप से तो कांग्रेस का ही राज था। तब सारे जो बड़े नेता थे या संघर्षशील लोग थे, वो सब कांग्रेस में थे। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस से लोग दूरी बनाते रहे, क्योंकि एक जगह तो सारे रहेंगे नहीं। बीजेपी तो 1980 में बनी, उससे पहले जनसंघ था। ठीक है, बीजेपी बनने के समय सिर्फ 2 सीटें आई थी इनकी, बड़े बड़े नेता इनके हार गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे और पार्टियों के लोग आते रहे। आज बीजेपी राज में है, तो जरूरी थोड़े 20 साल बाद भी बीजेपी रहेगी। उसके बाद इस बीजेपी में भी 2 फाड़ कभी ना कभी हो जाएंगी। जितना बड़ा परिवार होगा उसमें आपस में मनमुटाव भी होंगे। अगर परिवार में घर में सदस्य ही एक है तो किससे अलग होगा? यही बात उन्होंने कही है बसिंह चौटाला ने, बर्तन होंगे तो बाजेंगे। नेचुरल बात है, जिस परिवार में सदस्य ही एक होगा तो किससे अलग होगा? और जिसमें आप चौधरी देवीलाल क्यों ताकतवर रहे राजनीतिक रूप से, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के मुकाबले भी क्यों ताकतवर रहे? एक मैं बहुत काम की बात बताता हूँ। पहले हमारे समाज में क्या था, और दर्शक भी बिल्कुल ठंडी निगाह से देखें, जिस घर में 5-7 छोरे हुआ करते ना, उनका एक अलग ही दबदबा होता था। ठीक है, उस समय लठ की ताकत थी। और
अक्सर जो गांव में सरपंच बनते थे या जो चौधरी टाइप के लोग होते थे वो होते थे जिसके 5-7 छोरे हों और वो बूढ़ा फिर बढ़िया चौधर करे। यही था ना मामला। अब वही चीज आप देखो, चौधरी देवीलाल के 4 लड़के थे, बंसीलाल के 2, भजनलाल के 2, ठीक है, राव इंद्रजीत के 3, तो ज्यादा देवीलाल के हो गए, इसलिए देवीलाल परिवार ने खूब राज किया। उसके बाद अगली पीढ़ियों में आ जाओ, देवीलाल के 9 पोते हो गए, ठीक है, और इनका हुए उनसे काफी कम। तो उसी लिहाज से आज उनके परिवार में कितने हो रहे हैं, उनको 15-16 तो चुनाव लड़ने वाले हैं, सक्रिय, बिल्कुल 15-16 तो चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है, जो लोगों में रहते हैं, जनता में रहते हैं, और बाकियों की आप हालात देखो। तो इसलिए एक दबदबा जिस परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे, नेचुरल बात है, जहां हो एक का तो बेचारा क्या करेगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों, चाहे जेजेपी हो और चाहे इनेलो हो, ये पूरा हरियाणा का भ्रमण करेंगे और जनता की नब्ज टटोले, और चुनाव से कुछ टाइम पहले ये सारा गटा गुना जोड़ भाग करके उसके बाद निर्णय लेंगे। इस थ्योरी में कहां तक दम है? नहीं हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या है असली कहानी, आज चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लगभग 4 साल बाकी, विधानसभा के चुनाव में लगभग 4.5 साल बाकी। यस। तो उस लिहाज से आज अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, इम्पैक्ट नहीं जाएगा। राजनीति में इम्पैक्ट जाता। आप 1 साल पहले क्या करते हैं, वही दुष्यंत चौटालागर अपनी पार्टी 2015 में बनाता तो 10 सीटें नहीं आती, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष आदमी कर ही नहीं सकता। वो तो एंड टाइम पर। अच्छा, हरियाणा की जनता क्या है, हरियाणा की जनता को बहकाना आसान है, समझाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, ठीक है, लोग समझते नहीं है, और बुका के चाहे उन पकी में भी करवा लो तो उस टाइम पे बुकाया जा सकता है। अब उस समय जो वादे दुष्यंत चौटाला ने किए, बताओ राज में आने के बाद क्या हालात बने। सही बात है, ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई, जो बात आज से 100 साल से पहले हमारे बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं सर छोटू राम जी, उन्होंने कहा था कि किसान को समझाना कठिन में बहकाना आसान, वो बात आज भी लागू है। बिल्कुल नेचुरल बात है। हर जगह हम देख रहे हैं कि नेता आता है और वो ऐसे शिगुफे छोड़ जाता है, उसके बाद टोया नहीं मिलता। मतलब इतने लोगों के फोन आते हैं भाई, अब उनका एमएलए उनके फोन ही नहीं उठा रहा, उनका एमपी उनको मिल ही नहीं रहा, और वोट मांगते वक्त तो उनके पैर पकड़ रहा था। मतलब इतना तुरंत। अच्छा, वो लोग 5 साल बाद फिर उसी को वोट डाल देंगे। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था कि 5 साल बाद फिर उसी को डाल देते हैं। कई बार इस विषय पे बात होती है नेताओं से कि आप फोन नहीं उठाते, आप लोगों के काम नहीं करते, तो नेता क्या जवाब देते कि काम करने वाला तो कोई जीतता ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। साथ साथ घुमाओ, बोला काम मत करो। बिल्कुल, और वही बात आप वाली, फिर लोग उसी को वोट देते, उसी को फिर दे देते हैं। और उसको ये पता है भाई वो काम नहीं करेगा, फिर भी दे देता है। कह रहा अपने मुंह से, बोले मैं काम कर दूंगा तो ये आएंगे। सच्चाई है, घुमाओ इनको बोला। इसीलिए तो जनता खुद जो है वो हो रही है। जनता को एक आदमी भी प्रदेश में, बहुत कुछ एक गिनती के लोगों को छोड़ दें, मुद्दों के नाम पर कौन वोट दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। हर आदमी सिर्फ ये सोचता है भाई ये हमारे इलाके का है, ये हमारे गांव का है, हमारे गुआंड का, हमारे गोत्र का है, हमारी पार्टी का है। तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, मैं तो सारी जिंदगी कांग्रेस को वोट दूंगा, कांग्रेस से किसी ने खड़ा कर दो, अरे किसी ने, और फिर काम कराना, बोले काम मेरा करता नहीं अगला, ठीक बात है। या मैं बीजेपी के ही दूंगा, मैं देवीलाल की पार्टी के दूंगा, अरे काम करनी भी तो चाहिए। सही बात है। मतलब मेरा एक तो ये मानना है कि जो लोग ये लकीर खींच रहे हैं कि भाई हम तो सारी जिंदगी इसके गेड़ांगे, चाहे कि मैं करो ना करो, बताओ क्या तुक बनता है। यानी कि यहाँ पर विकास अगला जानता ही नहीं। जिस आदमी ने 10 योजनाओं से एक परिवार को वोट दे रखे हैं और वो अगला जानता ही नहीं उसको। तो कहने का भाव ये प्रद्युमन भाई, यहाँ मुद्दे पर, विकास पर वोट नहीं डलते, बिल्कुल नहीं डलते। यहाँ और मामले पर वोट पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर मुद्दों पर और विकास पर वोट डलते तो जो लोग मुद्दों की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, वो जीत जाते चुनाव, जीत जाते। ठीक बात है, ठीक है ना। चुनाव तो ऐसे ऐसे नेता जीत रहे हैं, उनको एक आधा तो ऐसा भी मिल जाएगा जो ये भी नहीं बता सकता कि भाई मैंने क्या क्या काम करा दिए। सही बात है, क्योंकि मैं करा ही नहीं रखा, बताओगा। ठीक बात, ठीक बात। तो प्रद्युमन भाई चर्चा का अंत करते हैं।
तो अंत में क्या लगता है आपको कि आपके हिसाब से जितना आप राजनीति को समझ पाए हैं जी, क्या देवीलाल परिवार का फ्यूचर है हरियाणा में? देखो सीधी ही बात यह है, जो लोग देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए हैं वो चाहे आज अभय चौटाला के साथ हों, चाहे अजय के साथ हों, चाहे रणजीत सिंह के साथ हों। एक और करने वाली बात है प्रद्युमन भाई, मैं यहाँ देवीलाल परिवार का कह रहा हूँ, न मैं इनेलो कह रहा हूँ, न मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ। वो सब लोग ये चाहते हैं मन से कि ये परिवार एकजुट हो और ये कभी ना कभी एकजुट भी होगा। कोई ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमोहन और कुलदीप के भी अलग अलग मनमुटाव थे। एक दौर ऐसा आया कि दोनों इकट्ठे हो गए। रणबीर सिंह महेंद्रा और चौधरी, बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के भी मनमुटाव थे। एक दौर ऐसा आया कि इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, राजनीति में ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आज के दिन जो लग रहा है, अभी दोनों अपना अपना ताकत प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अभी दोनों घूमेंगे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, और जब एक साल के आसपास समय बच जाएगा, उस समय दोनों परिवारों पर इतना प्रेशर होगा, दोनों तीनों परिवारों पर जनता का, कि आप इकट्ठा हो जाएं। प्रेशर तब पड़े, और फिर उस प्रेशर में उनको इकट्ठा होने का फैसला भी लेना पड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं लिया तो फिर जैसी इस बार हालात हुई है वैसी अगले चुनाव में हो जाएगी। तो साथियों, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है जनता क्या चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता जब ये चाहती है कि भाई हमने तो बकानियां पसंद है, तो बकाना वाला जीतेगा, काम करनिया नहीं जीत सकता। ठीक है, अरण्य का उदाहरण है। जब जनता के दिमाग में ये चीज है भाई ये इकट्ठे तो हो गए तो वोट गेड़ देंगे, नहीं कौन गेड़ा, तो अगर इकट्ठे नहीं हुए तो यूं ही रहेगा। जी, तो साथियों, जैसा कि प्रद्युमन जी ने बताया कि देखिए जनता तो चाहती है कि देवीलाल परिवार एक हो जाए। अब फैसला परिवार ने करना है और परिवार फैसला करेगा सारे राजनीतिक समीकरण देखकर। आप क्या मानते हैं, आपके क्या सुझाव हैं कि वह वक्त कब आएगा और राइट टाइम कब आएगा जब यह परिवार एक हो जाएगा? और बीजेपी के लिए आपको क्या लगता है, क्या सही में बीजेपी इस परिवार को एक करना चाहती है, या खाली बीजेपी यहां पर भी अपना नफा नुकसान देख रही है और केवल विशुद्ध राजनीति कर रही है? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।